अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन, आज रमज़ान का दूसरा दिन है। यकीनन आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से रमज़ान गुजार रहे होंगे। आम रूटीन में और रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपका सोना, उठना, बैठना, खाने पीने में और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो जो लोग बीमारी में मुब्तला हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, चूँकि वो रोज़ा भी रखते हैं, रमज़ान का एहतमाम भी करते हैं, तो कौन कौन सी एहतियात है जो उनको करनी चाहिए, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो उनको लेनी चाहिए, आज अपने शो में इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, वो चूँकि रमज़ान है, लोग जो है वो इतने माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान को लेके वो होते हैं कि एक भी रोज़ा वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे वो जिस भी बीमारी में मुब्तला हो। तो कौन कौन से पेशेंट्स हैं, उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? और रमज़ान में चूँकि वो रोज़ा रखते हैं तो वो रोज़ा नहीं छोड़ते, तो आप उनकी एहतियात बताइए। बिल्कुल, देखें 4 किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनको ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है और अल्लाह हिम्मत देता है कि माशाल्लाह वो रोज़े रखते हैं जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ डायबिटिक पेशेंट्स की है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। उसके अलावा हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है वो पेशेंट्स, और उसके अलावा किडनी की जिनको प्रॉब्लम है, यूरिन का कोई इशू है या किडनी में स्टोन है या और कोई वजह। तो ये 4 वो पेशेंट्स हैं जिनको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है इफ्तारी में भी और सहरी में भी अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स अपना डोज़ एडजस्टमेंट भी चेंज उनका हो जाता है, मेडिसन्स की जो टाइमिंग्स हैं डॉक्टर्स उस हिसाब से उनके एडजस्ट करते हैं। जो मेडिसन वो रात को इस्तेमाल कर रहे थे वो सहरी के टाइम पे अमूमन इस्तेमाल करते हैं, और वो मेडिसन्स जो शाम को यानी सुबह ली जा रही थी वो सहरी के टाइम, और शाम वाली जो है वो इफ्तारी के बाद। तो इसमें थोड़ा सा एक तो डोज एडजस्टमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स अकॉर्डिंगली करते हैं। साथ साथ ख़ास बात ये है कि क्योंकि देखें कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम वैसे ही बात कर रहा होता हूँ, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो नुकसानदेह है। एकदम से हाई लेवल्स जो हैं वो शुगर के पहुँचना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में बॉडी वैसे ही एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी रख रही होती है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड जाए। और शुगर जो है जो भी मीठी चीज़ें हैं वो नेचुरल शुगर जिसमें मौजूद हो, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत उन चीज़ों के कि जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स हों या आपने शुगर ऐड की गई हो। ये चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा नाज़रीन, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर कॉलर हो तो आप मुझे प्लीज़ इंटरप्ट कर दीजिएगा। साथ में हम दूसरी बात करते हैं कार्डिक पेशेंट्स की। अच्छा, कार्डिक पेशेंट्स में ख़ासतौर पे वो जिनके हार्ट कंपैरेटिवली थोड़े से वीक ज़्यादा हैं लेकिन वो माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको वाटर इंटेक का कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर वो ज़्यादा पी लेंगे एकदम और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो हार्ट पर लोड पड़ेगा। जो ब्लड प्रेशर की हम जब उस दिन बात कर रहे थे और समझा रहे थे, जो नीचे का बी ब्लड प्रेशर है जिसे 80 mmHg कहते हैं, 80, वो एकदम से कहीं बढ़ना ना शुरू हो जाए। तो ऐसी सूरत में हार्ट पेशेंट्स को वाटर इंटेक जो है और एक सॉल्ट, ये 2 चीज़ें कंट्रोल में लेनी है। यही चीज़ ब्लड प्रेशर के लिए भी आ जाती है। किडनी के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि वाटर जो है उनको क्लियरेंस के हवाले से चाहिए होता है, वॉशिंग पर्पस से चाहिए होता है कि किडनी जो है वो ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती है, यूरिन की प्रॉब्लम हो, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो ऐसी सूरत में कहा जाता है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। सहरी में भी इस पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, कोशिश करें कि क्योंकि आप सहरी कर रहे होते हैं, इट मीन्स आप कुछ खा रहे होते हैं, तो खाने से बेहतर है पहले कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लें। यानी जब आप उठते हैं तो उसके बाद 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लें, ताकि फिर जब आप लें फूड तो उस वक्त पानी वहाँ से मैदे से जा चुका हो, बजाय इसकी और वो आपको ज़रूरत भी है, वो एब्जॉर्ब भी होगा। लेकिन अगर आप खाने के फ़ौरन बाद ही ले रहे होंगे, सहरी करने के दौरान या उसके साथ साथ, तो ऐसी सूरत में होता है क्या है कि अमूमन हम करते हैं कि सहरी में ख़ास तौर पे खाने के बाद ही और 1 गिलास 2 या 3 या 4 गिलास पानी पीते हैं। ऐसी सूरत में जो भी हमने खाया हुआ होता है वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है और फिर मैदे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम लगता है, 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं कि वो फूड को जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेके आए। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं शेर मोहम्मद शाहीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये जो करेंसी है और रेजगारी है, क्या इससे भी कोरोना यानी कि फैल सकता है? क्योंकि एक दूसरे के हाथों में जाती है, पता ही नहीं। मैं तो मालूम है नोट और करेंसी लेकर आता हूँ ना बाजार से, तो मैं यानी कि धो लेता हूँ उनको, क्या करूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ख़ास तो करेंसी है जिसमें नोट की शक्ल में है या सिक्के हैं, जी,
बिल्कुल एक तरीके की ये सोर्स है कि जिसके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है कोरोना। अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसने हाथ उसको टच किया है, उन नोटों को इस्तेमाल किया और उसके बाद वो दूसरे को दिए हैं, तो बिल्कुल चांसेस हैं। अब इसके दो तरीके हैं कि जब आप मार्केट में हैं और आप पैसे का लेन देन हो रहा है या आप नोट ले रहे हैं, रख रहे हैं, तो या तो आप उसको शॉपर में अलग से रख लें, ठीक है, और घर आने के बाद यानी उस वक्त तक जब तक आप बाहर मूव या तो कर रहे हो या आप घर ना आ जाएं, उस वक्त तक अपना हाथ जो है मुंह के हिस्से की तरफ ना लेके जाएं, नाक और मुंह की तरफ ना लेके जाएं, ताकि जरासीम इधर तक ना पहुंचे एटलीस्ट, तो कि जो कि सांस के ज़रिए अंदर जा सके। इसके बाद घर ले जाके आप कोशिश करें कि हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें। और जहाँ तक सिक्कों का ताल्लुक है, सिक्के तो वॉश किए जा सकते हैं एंटीसेप्टिक से या कोई डेटॉल से या किसी और चीज़ से। इसके साथ साथ नोट भी अक्सर लोग धो देते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको शक है कि आप इन जगहों से कई जगहों से होते हुए आए हैं, तो उस सूरत में आप ज़रूर ये काम भी कर सकते हैं। बट डॉक्टर साहब, उसको आप सन के नीचे भी रख सकते हैं? जी हाँ, धूप में रख दें। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल अच्छा कहा नाज़मीन आपने कि अगर हम आयरनिंग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, धोने का मुश्किल है उसको सुखाना, तो ऐसी सूरत में सिर्फ आयरन रख देंगे, डायरेक्ट ना रखें, उसके ऊपर एक कागज़ रख के, और उसके बाद अगर आप आयरन रखते हैं तो जहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री या 70 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये वायरस जो है वो किल हो जाता है। तो इसलिए हम उस वायरस को मार भी सकते हैं और दूसरे जरासीम भी जो हैं वो किल हो जाते हैं इस टेम्परेचर पे जाके, क्योंकि स्त्री आयरन का टेम्परेचर जो है वो 100 से कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में बैक्टीरियल किलिंग का कोई इशू रहता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना है वो डे बाय डे ख़तरनाक होता जा रहा है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि रोज़े में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पेट में दर्द रहती है, वो क्या वजह है? अच्छा देखें, पेट में दर्द दो टाइम ख़ास तौर पे होता है, लेकिन इफ्तारी के बाद जो है वो ज़्यादा देखने में आता है कि इफ्तार किया और इफ्तार के बाद पेट एक तो भारीपन आ जाता है कि जैसे सब कुछ यहीं रखा हुआ है, क्योंकि माजरत से कि हम सब की, मैं अगर उसमें कोई अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, ओवरऑल एक नेचुरल वो है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है फूड को अंदर इस ले जाने की स्टमक में वो बहुत तेज़ होती है, चबाने का जो है अमल बहुत कम होता है। तो ऐसी सूरत में मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिस वजह से अमूमन जो है वो पेट में दर्द होता है, एक वजह। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड फ्लो मैदे की तरफ जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई होती है, ठीक है। ऐसी सूरत में अगर आप पानी कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल करें इफ्तारी के फ़ौरन बाद, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप फौरी तौर पे इतना सारा पानी ले लें। उसके बाद आपको पता है कि पकौड़ियाँ, समोसे या इस तरह के जितने फ्राइड आइटम्स हैं ये ज़रूर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, मेक श्योर करते हैं कि सब खाना। एग्जैक्टली। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं तो मैदे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसी सूरत में बाज़त स्पैस्टिक पेन्स हो जाते हैं। सही। डॉक्टर साहब, रमज़ान में चूँकि हम तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो अब चूँकि रोज़ा होता है, दिल भी चाह रहा होता है, अब जब आपने खा ली तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है कि आप अपने आप को सही रख सकें? जी देखें, जैसे हमने कहा कि वाटर इंटेक एक तो कम रखना है, उसके बाद यानी गैप दें, थोड़ा सा ना पॉज दे दें कि आपने आधा घंटा आपने जो कुछ भी उस वक्त खाया है, चाहे वो फ्रूट चाट की शक्ल में हो गया या और लोग दही बड़ों का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, बहुत फ़ायदेमंद है कम मसाले के साथ। ऐसी सूरत में थोड़ी देर वेट करें कि स्टमक का मुंह जो है, मैदे का मुंह, वो बंद होने का टाइम मिल जाए। यानी मैदे का मुंह जब बंद हो जाएगा, इतना टाइम मिलेगा, तब हम क्या होता है कि अभी आपने 15 मिनट तक मुस्तकिल खाया या 10 मिनट तक, उसके बाद जब वो फुल हो गया फिर आपने टहलना शुरू किया और जो चीज़ आपको टेबल पे नज़र आई या दस्तरखान पे नज़र आई आपने उठा के फिर वो दोबारा खाया, तो इट मीन्स कि आपने रीओपनिंग करी माउथ की, स्टमक की। तो ऐसी सूरत में मैदा जो है वो ये कहता है कि एक मतलब उनका कहना ही होता है कि एक तरीका थोड़ा मुझे टाइम तो दिया जाए, ब्रेक दे दो, तो उसको ब्रेक देना ज़रूरी है। सही। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सेम अभी आपने जो कहा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि नाश्ते में अभी जब सहरी में मैं मतलब रोटी पे बस हल्का सा मक्खन लगा के वो रोटी और एक अंडा खा के और उसके बाद मैं चाय पी लेती हूँ, पानी नहीं पीती, पानी मैं पहले पी लेती हूँ और फिर तो मतलब उसके बाद वॉशरूम जाके स्टूल पास करना, फिर नमाज पढ़ के मैं लेटती हूँ। लेकिन डॉक्टर कल भी मेरे पेट में दर्द हुआ है, मतलब वही पेट में और ये ना मतलब बेली बटन के थोड़ा सा ऊपर, और अभी भी मेरे उसमें स्टिल दर्द हो रहा है। तो अभी मैं फोन रखूंगी तो प्लीज आप उस वक्त जवाब दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
जी डॉक्टर अच्छा साहब। देखें, जैसे तहमीना ने कहा कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब हम इसको ज़रा और आसान कर देता हूँ। जी। पानी के अंदर एक गिलास में पानी लें और उसमें बटर या घी या ऑयल जो है वो 1 चमचा डालें और उसके बाद उसको हिला के कोशिश करें कि वो मिक्सअप होना शुरू हो जाए। क्या वो मिक्सअप हो पाता है? नहीं हो पाता। पानी अपने तौर पे सेपरेट हो रहा होता है, ऑयल एक अलग, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज़ का फ़र्क है। जब एसिड जो है, जो मैदे के अंदर तेज़ाब है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, वो तेज़ाब जब शामिल होता है तो फैट्स को आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करता है कि इसको रिज़ॉल्व कर सके। लेकिन याद रखिए कि ज़्यादातर फैट्स को जो डाइजेस्ट करना है, हज़म करना है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं करता। वो अमूमन ये जो हमारी पित्ते की रतूबत है, जिसे बाइल जूस कहते हैं, वहाँ से हो रही होती है। अमूमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा रोल जो है वो आपके प्रोटीन्स जो हैं, जो गोश्त का हिस्सा आ जाता है, उसको जो है वो डाइल्यूट करना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसको ब्रेक करने में मदद देता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे अभी उन्होंने कहा कि आपने रोटी के ऊपर बटर लगा के ऐसी मार्जरीन या ऐसी कोई चीज़ लगा के खाया, तो ऐसी सूरत में ये ऑयली हो गया ना, तो अब यह फैटी ज़्यादा है, तो उसमें फिर आपको या तो पानी का इस्तेमाल, वही जैसे मैं कहूँगा कि कम से कम किया जाए, ताकि वो ज़्यादा देर स्टमक में रहेगा। स्टमक को 1 घंटा नहीं 2 घंटे लग जाएंगे डाइजेस्ट करने में। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी, अजहर। जी सर, क्या सवाल है आपका? बस ठीक ठाक। मैं डॉक्टर साहब से ये पता करना है कि जो हार्ट पेशेंट और ये जो शुगर के मरीज हैं, जी जी मेरी वाइफ जो है वो शुगर और उसके मरीज हैं, जी। तो ये इसमें आ रहा है कि तली हुई चीजें ना खाएं, तो अगर दही में मिक्स करके अगर खाई जाए, मतलब पकौड़े वकौड़े होते हैं वो दही फुल्की के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा? जी ठीक है। देखिए असगर साहब, दही का इस्तेमाल कोई नुकसानदेह नहीं है। सच कार्डिक पेशेंट्स जो हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, दही के लिए उनके लिए कहा जाता है कि इसको जो है इसमें से फैट्स कम हुआ हुआ हो, यानी इसमें से चिकनाई निकली हुई हो। दही भी जिस तरह दूध के लिए हम कहते हैं कि बलाई उतरा हुआ हो, तो दही की जो ये जो होते हैं ना, दही के ऊपर जब आप यानी का जो क्या कहते हैं उसे डोंगों में जो दही के ऊपर एक लेयर होती है, ये जो लेयर है जिसे आप वो बलाई कहते हैं, तो ये फैट्स होते हैं। ये हटाकर आप दही का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जो आपने कहा कि जो बेसन की जो उसमें पकौड़ी कह लें, वो अगर आप दली में हैं, तो ऐसी सूरत में बस ये जहन में रखें कि डायबिटिक पेशेंट ख़ास तौर पे क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस रखें। मनाएगी नहीं है, मना नहीं है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। बाकी कार्डिक पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं। मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मसाला जात का इस्तेमाल कम किया जाए ताकि मैदे के ऊपर कोई और प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अकरम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? ये जो गैस का मसला होता है, जिन लोगों को गैस के मसाइल होते हैं, जी उसका क्या हल है? इसके बारे में एक डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जी, ख़ास तौर पे रमज़ान के हमें गैस के हवाले से जो प्रॉब्लम जिनको शिकायत होती है, देखिए 2 चीज़ें हैं, चाहे वो सहरी हो या इफ्तारी हो। होता क्या है कि खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, खाने से 1.5-2 घंटे के बाद वॉकिंग ज़रूरी है, फौरी नहीं, बाद में। अच्छा, ऐसी सूरत में जब वॉक करना होता है तो हम अमूमन क्या करते हैं कि अपने आप को, मतलब बजाय इसके वॉक करने के, खाने के बाद, और वो आम लफ्ज़ में अगर कहा जाए, भारी हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद 3-3, 4-4 घंटे तो आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगी। जब वो इंटेस्टाइन मूवमेंट्स नहीं होंगी तो डेफिनेटली गैसेस प्रोड्यूस होंगी। सही। यहाँ हम बात करें रमज़ान डाइट के हवाले से। फ़िलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। हम बात कर रहे हैं रमज़ान डाइट के हवाले से। डॉक्टर साहब, लोगों को बहुत कंप्लेन रहती है अक्सर रमज़ान में रोज़े के दौरान गैसेस की, वो क्या वजह है?
जी, अभी उसी जैसे हम बात कर रहे थे नाज़मीन कि गैस प्रोडक्शन जो है उस वक़्त ज़्यादा हो जाएगी कि जब आप मोबिलिटी नहीं रखेंगे, मूवमेंट नहीं रखेंगे। अब खाने के बाद अगर आप 1 डेढ़ घंटा तो लाज़मी है कि आपको बैठना है, आपको इतना रेस्ट देना है ताकि स्टमक जो है, जो मैदे में गया है, वो उसको बिल्कुल बारीक फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर सके, सही। जिसे काइम कहते हैं, ताकि वो आगे चला जाए। अब उसके बाद जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं वो अगर सही तरीके से होंगी, आप थोड़ा सा चहलकदमी करेंगे तो ऐसी सूरत में वो जो प्रीवियस आपका जो भी मैटर है जो इंटेस्टाइन में आंतों में पड़ा है वो चीज़ आगे की तरफ मूव करेगा। अब जब वो मूवमेंट नहीं होती है अमूमन और वो ज़्यादा स्टे करता है तो ऐसी सूरत में गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो गैसेस प्रोडक्शन करवाते हैं। तो फिर डेफिनेटली वो पेट का फूलना और बाज़ औक़ात वो इस हद तक डिस्टेंशन होती है, इस हद तक बढ़ती आते हैं कि वो पेन भी करने लग जाती हैं। सही। खाने के बाद कैलुला करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद बात कर रहा हूँ कराची से। जी असद, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं तकरीबन 4 साल से पहले डिप्रेशन का शिकार था। तो ये है कि अब कुछ किस चीज़ का सॉरी आपने बताया प्रॉब्लम था? डिप्रेशन। ब्लड प्रेशर, ओके। ठीक है। नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, डिप्रेशन। डिप्रेशन। अच्छा डिप्रेशन, ओके। ओके डिप्रेशन, ठीक है। पहले तकरीबन 3.5-4 साल में इसमें रहा हूँ। उससे आज तक तो थोड़ा सा निकल कर बाहर आए हूँ अभी, लेकिन अभी भी कभी कभार हो जाता है ये। इसमें कभी बैठे बैठे टीवी देखना, इसमें हार्ट बीट बढ़ जाना, दिमाग पे ज्यादा दबाव आ जाना और दिल की तरफ ना एक दबाव और एक वो मतलब हल्का हल्का दर्द और एक दबाव रहता है हर वक्त। और उम्र कितनी है यहाँ आपकी? उम्र कितनी है असद? उम्र कितनी है आपकी? 32 32 साल उम्र है। जी अच्छा, हाँ। कोई आपने दवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स तो यूज़ नहीं करी? वो तो अपना मैंने 1-2 डॉक्टर हैदराबाद से ली थी 1-2 दफा। जी। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 2 महीने इस्तेमाल किए। वो तो फिर वो हाथों में दाने निकल आए थे और जी। फिर मैंने छोड़ दी वो। उसके बाद सही। मैंने फिर अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ली। बहुत अच्छा अभी किया। कभी कभार बैठे बाहर मतलब कोई चीज फिल्म या कोई ऐसा ड्रामा वगैरह देख रहा हो तो उसमें हार्ट बीट बढ़ना जी। और दिमाग में एकदम वो कंट्रोल बाहर हो जाना, फिर कब उसको कंट्रोल करता हूँ, ठीक लेकिन है। इसी तरह ही लगा रहता हूँ इस चीज से जाने। और दिमाग की दिल की तरफ जो दबाव बढ़ा रहता है और ठीक अगर है। गैस खारिज हो जाती है तो ये सही हो जाता है, वरना सारा दिन ये दिल की तरफ दिमाग बढ़ा ही रहता है और दिमाग की जो मतलब नसें इसमें एकदम गैस भर जाना, फिर खारिज हो जाना, सारा दिन यही होता रहता है। ठीक हो गया। ठीक है सर। ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद भी असद मुझे कॉल कर ले और एक आध मेडिसिन मैं एडवाइस करूँगा, एंटी डिप्रेसिव नहीं, दूसरी ड्रग्स, ताकि इनका थोड़ा सा मैदे का डिस्टर्बेंस है जो मुझे लगता है वो चीज़ ख़त्म हो। जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक है, देखें एंग्जाइटी यानी परेशानी और डिप्रेशन, हर शख्स, हर दूसरा शख्स जो है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, ये बात जहन में रखें। इस चीज़ से चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, कोई मैंने कहा ना कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। पॉइंट ये है कि आप खुद अपने तौर पे कितनी सलाहियत रखते हैं इससे जंग करने की, इससे फाइट करने की, इसको ख़त्म करने की। क्योंकि बात यह है कि आप तारी करना चाहें अपने ऊपर तो बहुत कुछ, ज़रा सा कोई भी ऐसा पॉइंट आपका फेलियर किसी भी हवाले से, कोई नाकामी हो ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम हो, उसको अपने ऊपर इस हद तक कोई भी शख्स तारी कर सकता है कि आपके डेली के जो काम हैं, मामलात हैं, उसमें वो मुतासिर होना शुरू हो जाएं और आप डिप्रेशन का जिसे कहते हैं प्रॉपर एक पेशेंट बन जाएं। डिप्रेसिव जो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की हिदायत पे नहीं इस्तेमाल करते, वो एक दूसरे से पूछ के कि तुम्हें डिप्रेशन हुआ था, उन्होंने कहा मुझे डिप्रेशन हुआ था, मैंने ये मेडिसिन शुरू की थी। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए है और एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स वैसे भी अवॉइड करें अनलेस एंड अनटिल जो भी डॉक्टर्स जो फिजिशियंस हैं वो अगर एडवाइस करते हैं और एक लिमिटेड डोज के अंदर उस तरीके से लिया जाए। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं जुल्फकार बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, मेरी बेटी है, 15 साल उसकी एज है जी। और जी, उसको 3.5 की 4 माह हो गए, उसकी उल्टी नहीं बंद हो रही ठीक है। और उसके टेस्ट वगैरह कराए हैं, मैदे के म्यू अस्पताल से भी कराए हैं, प्राइवेट डॉक्टरों से भी करवाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसका मैदा बिल्कुल ठीक है, इसने कोई ना टेंशन ली हुई है। उस वक्त 9-10 के उसके ना चल रहे थे एग्जाम, फाइनल एग्जाम, और 10 के पेपर उसने दे लिए थे, 9 के 2 रहते थे, तो ये लॉकडाउन वाला मसला बन गया। अब डॉक्टर कह रहे हैं इसको साइकी प्रॉब्लम है। फिर साइकी वालों के पास लेकर गए, उन्होंने इसको मेडिसिन तजवीज़ की है, साथ में एक दफ़ा काउंसलिंग भी की है।
ठीक है। लेकिन उसकी उल्टी नहीं बंद हो रही, पहले उसका सांस भी बंद हो जाता था, लेकिन अभी वो सांस उसका बिल्कुल ठीक हो गया। अभी सर में दर्द होता है और उसकी जो भी खाती है उसको फौरन उल्टी आ जाती है। ठीक है। और हमने ना उसका माहौल तब्दील करने के लिए ना उसको ननिहाल में भेज दिया, उसको बाहर लगा जो उधर बच्चों के साथ रहेगी ना, छोटे बहन भाइयों के साथ, बिल्कुल सही है। मामू के बच्चे हैं तो उनके साथ वो उसका ज़हन बदल जाएगा। ठीक है। लेकिन उसका दर्द भी बंद नहीं हो रहा, सर का बेहोश भी हो जाती है। ठीक है। और गले से कुछ नीचे नहीं जाता। जो वैसे वो मेडिसिन ले लेती है, बाज़ दफा उल्टी आ जाती है, बाज़ दफा मेडिसिन उसको चली जाती है नीचे। अच्छा, बिल्कुल जुल्फ़िकार साहब, आपकी बात मैंने समझी है। बच्ची के हवाले से जो आपने कंप्लेंट्स बताई हैं, मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ आपने बताई है, एक मैं इस पर एक जनरल बात करूँगा, लेकिन आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा ताकि जो कोई मेडिसन है वो एडवाइस कर सकूँ और मेडिसन्स की डिटेल ले सकूँ जो उसको दी गई हैं। बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर शो के एंड में जो है आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, लेकिन शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब, क्या वजह है आजकल हर छोटा बड़ा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है? जी देखिए, क्या वजह है? बिल्कुल मैंने जैसे भी कहा कि हर शख्स मुब्तला है डिप्रेशन में, लेकिन डिप्रेशन को ओवरकम करना बगैर मेडिसन्स का बहुत ज़्यादा रोल वैसे भी होता नहीं है, बहुत ज़्यादा, अनलेस अनटिल कि बैडली नीडेड वो कहते हैं ना, फिर कोई और चारा ना नज़र आ रहा हो तो उस सूरत में। वरना अमूमन जो लोग नॉर्मल हैं और थोड़ी सी टेंशन या एंग्जाइटी की वजह से एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर चले जाते हैं, मेडिसिन यूज़ करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं ना डिप्रेशन का शिकार ना भी हो रहे हो तो हो जाए। बिल्कुल, ये वो वाली बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, इस वक्त अगर मैं इस लास्ट 2 महीने की बात करूं, जो इस वक्त करंट सिचुएशन यहाँ पे अवेल कर रही पूरी दुनिया में, बल्कि उसका एक इम्पैक्ट तो आ रहा है। वैसे भी जो सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इंटरनेशनली और नेशनली दोनों बेसिस पे, उसका एक फ़र्क तो पड़ता है। हमारे इवन बच्चों की मैं बात करूं जो पढ़ाई करके फारिग हुए हैं, जो अब डिग्रीज़ लेके बैठे हैं, अगर जॉब्स नहीं होंगी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, चाहे वो बच्चियां हों बच्चे हों। एक बात। दूसरी बात ये कि जो जॉब्स मिल रही हैं वहाँ पर भी उनको उस सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं है जिस तरह वो चाहते हैं, जो उनकी वर्थ बनती है। बहुत सारे लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली जो रोज़ के कमाने वाले हैं उनकी अपनी परेशानियाँ, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का फैक्टर है ज़रूर, लेकिन हमें खुद ही इससे चीज़ों से निकलना है बजाय इसके मेडिसिन का सहारा लें। बिल्कुल, हमें खुद ही इससे लड़ना है, हमें खुद इसको ओवरकम करना है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? नियामत अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा है 22 साल का, सही। उसके जिस टाइम मर्जी जो है ना पेट में दर्द नहीं हटता। 22 साल उम्र है, पेट में दर्द रहता है? हाँ जी। ठीक है, इसके साथ कोई और प्रॉब्लम भी है सिर्फ, या पेट में दर्द की शिकायत है? नहीं, सिर्फ पेट में दर्द रहता है। क्या चीज़ होता है? पेट में दर्द रहता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। कोई दवाई का इस्तेमाल किया है? उसका ना मेडिकल भी करवाया था, वो कोई नहीं गया था, तो मेडिकल करवाया था। उस वक्त उन्होंने बताया था कि इसको जरखान है, लेकिन जो जरखान का इलाज करवाते रहे, बाद में ये लॉकडाउन की वजह से ना बस परेशानी बन गई। यानी जॉन्डिस का बताया, यरकान का बताया? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, उसका रात को भी पेट में दर्द, अभी तक पेट में दर्द है, ये जब दिल करता है उस वक्त। ठीक है। अच्छा नेमत साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, आधे घंटे बाद, ठीक है ना? मेरा नंबर एक इस पे चल रहा होगा, ताकि फिर मैं जो आपने टेस्ट करवाए हैं, LFTs हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट है, मैं वो देखना चाहूँगा क्या उसका रिजल्ट है। उसके बाद फिर अगर कोई मेडिसिन हुई तो वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद है जी, 80 साल मेरी उम्र है जी। 20 साल से डायबिटीज का मरीज हूँ जी। इस वक्त जो दवाएं ले रहा हूँ वो इंसुलिन है, 30 ले रहा हूँ, और विलगेट, ठीक है, ये विलगेट 51,000 ये ले रहा हूँ। शुगर मेरी जो है वो 110 और 120 या 130 के दरमियान रहती है। ठीक है। और खाने के बाद वाली? खाने के बाद वाली जो है 170 180 करीब। ठीक है। जो इसमें जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, जो मेरी खून की नसें हैं इनमें दाने निकल आते हैं। ठीक है। इसमें इन दानों ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। इसके अलावा जो स्किन जो है वो ड्राई हो रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद मोहम्मद दीन साहब आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, ठीक है?
और जो मेडिसिन आपने बताई हैं वो तो ठीक है, एक आध हो सकता है मैं मेडिसिन और ऐड करूं आपके इस ट्रीटमेंट में, तो इंशाल्लाह जो आपको ये कंप्लेन है दुआ करते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। और यहाँ पे एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नवर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? डॉक्टर से मैंने पूछना था, मेरी बेटी है तकरीबन, उसकी उम्र है 10-11 साल। ठीक ठीक है। है। उसको सुबह के टाइम पे एक तो छींके बहुत ज्यादा आती है, तो उसकी अमूमन नाक से वो खून निकलता रहता है जिसको नक्सीर वगैरह कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में काली क्या करना था? अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा देखें, 10 से 11 साल एज है और नक्सीर जो है अगर फूट जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत कॉमन होता है कुछ लोगों में, कुछ में। तो उसकी वजह एक तो ये है कि बाज़ औक़ात एक्चुअली ये जो पॉइंट और एक जंक्शन होता है जहाँ पे मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स यानी शरीयानें आके मिलती हैं, वो एक तरीके का नोड सा बन जाता है और ये नॉर्मली होता है। लेकिन अगर ये वीकेंड हो जाए किसी भी वजह से, या इसके ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा यानी सेंसिटिव हो और थिक ना हो ज़्यादा, यानी झिल्ली बन जाए, बारीक हो जाए, तो ऐसी सूरत में मामूली रगड़ की वजह से, नज़ला होने की वजह से, स्नीजिंग की वजह से भी ये फट जाती है, या थोड़ा सा प्रेशर लेवल इसमें वेरिएशन आ जाए तो भी हो जाता है। इवन गर्मी का जो अभी टेम्परेचर यानी जो इस वक्त है मौसम, उस सूरत में ये ज़्यादा चीज़ कॉमन आती है। ठीक है। तो इसके लिए एक ख़ास उम्र तक ये बाजुद होता है, उसके बाद ये चीज़ खुद बेहतर हो जाती है वक्त के साथ। यानी जब ये इंशाल्लाह 18 क्रॉस करेंगी तो उसके बाद ये खुद ही चीज़ बेहतर हो जाएगी। अमूमन के पेशेंट्स में देखा गया है। लेकिन जब तक के लिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सच, बस सिर्फ ये जहन में रखें जब कभी भी नक्सीर जो है वो फूटती है यानी ब्लीडिंग होने लगती है नाक से, तो ऐसी सूरत में जो कंप्रेशन पैड्स हैं, यानी आपने बर्फ़ ली और बर्फ़ को कपड़े में रख के ऊपर की तरफ नाक के रखना होता है। कुछ दफ़ा ये भी होता है कि आपने इसको हाथ में पानी लिया ठंडा और नाक में, बच्चे के अगर छोटा बच्चा है तो आप खुद से इंसर्ट करें, और बच्चे खुद कर सकते हैं तो उनको कहें कि नाक में लें और फिर इसको बाहर निकालें, और बिल्कुल जो है वो फ्लैट लेटा जाए, बिल्कुल फ्लैट लेटा दें, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो थोड़ी देर ब्लीडिंग होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी इंशाल्लाह। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कौन बात कर रहा हूँ कराची से। जी मैडम मुझे ये कहना है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब के सवाल भी बहुत अच्छे हैं, जब आप लोग सवाल कॉल भी करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ ये सवाल करना है कि जो आपके टॉप पे चल रहा है एक चीज़ कि सहरी करने के बाद सोना नहीं है, तो डॉक्टर साहब फिर ऑफिस में जाके काम कैसे करेंगे हम? हाँ, सवाल अच्छे है बिल्कुल आपका कि ऑफिस जाके काम कैसे करेंगे। देखें, बात ये है कि ऑफिस टाइमिंग्स खैर हर जगह पे वेरी करती है। हम भी बाज़ सुबह आते हैं, हमारे कुछ स्टाफ जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग भी आते हैं। अब उसके दो तरीक़े हैं। देखिए, पूरे 24 घंटे के अंदर 8 आवर्स आपने पूरे करने, 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की आपको एक नींद चाहिए। अब होता क्या है कि कुछ लोगों का ट्रेंड ये होता है कि नॉर्मली वो सहरी तक जागते हैं और सहरी करने के बाद सोते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनको सुबह कहीं जाना नहीं होता फौरी तौर पे। अभी इस वक्त तो खैर लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वेरिएशन है अमूमन, और लोग ऑफिस कम से कम मेरे ख्याल से लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर जा भी रहे होते तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको लेट जाना होता है, या शॉपर्स हैं जो शॉपकीपर्स हैं, वो रात वो 12 बजे दोपहर को या 1 बजे जो है शॉप्स खोल रहे हैं, तो उनको टाइम मिल जाता है। लेकिन जो सुबह जाने वाले, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि पहला एक स्लीप जो है 12 घंटे, यानी बस रात को 11 बजे कम से कम वो सो जाएं। क्योंकि अगर आप सहरी जो है वो फर्ज करें 4 पौने यानी 4 मेरे ख्याल से कितने हो रही है, पौने 5 हो रही है ना, 40 तक हो रही है, ठीक है। तो 4:40 आपको यानी एक टाइम मिलेगा, आपको उठना भी है, सहरी भी करनी है, तो कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे उससे पहले मिल जाए। और उसके बाद अगर आप कोई नैप ले सकते हैं, जो कि खाने के बाद 1-1.5-2 घंटे बाद, 6 साढ़े 6 बजे भी अगर आप सोते हैं फॉर एग्जांपल 2 घंटे के बाद, और 8 बजे अगर आप उठते हैं तो 2 घंटे का आपको ही मिलता है, तो 4 और 2 6 घंटे तो कम से कम मिलते हैं। बिल्कुल, टाइम मैनेज आपने खुद करना है। और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेज ईमान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं सर से ये पूछना था सर कि मैं जो भी चीज़ खा रही हूँ, मेरी आपने आवाज़ भी रखी है, हजम नहीं हो रही, खाने को दिल नहीं करता, स्वेलिंग हो जाती है पेट में, और आवाज़ बिल्कुल, गले में कोई टेस्ट नहीं आता, आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये आवाज़ का प्रॉब्लम आपको अभी से या पहले से चल रहा है? सर ये तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए, मगर मज़ीद खराब होती जा रही है। अच्छा, और मैदे का प्रॉब्लम भी आपको इतने ही अरसे से है? सर मतलब ये
है कि जब से मुझे हाई ब्लड प्रेशर शुरू हुआ है, खाना पीना बहुत कम हो गया है ठीक है, और मतलब जलन शुरू हो जाती है मैदे में। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वैसे मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, मैं 1-2 मेडिसिन आपको एडवाइस करूँगा। अच्छा, ये एक कॉमन कंप्लेन है नाज़मीन के जिन लोगों को क्रॉनिकली यानी काफ़ी अरसे जो है मैदे का अगर प्रॉब्लम रहेगा, तेज़ाबियत का प्रॉब्लम रहेगा, उछाल का, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, तो ऐसी सूरत में तेज़ाब ऊपर की तरफ आता है और वो इस हद तक आता है कि जो आपके बोलने का, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, उसको इफेक्ट करना शुरू करता है। ख़ासतौर पे अगर हम बिल्कुल ही फ्लैट लेट जाएं और सर का जो हिस्सा ऊपर की तरफ ना करें, तो ऐसी सूरत में वो तेज़ाब इस हद तक आता है हलक में कि वो उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आवाज़ में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ऐसी सूरत में आपको तेज़ाब कम करने की ज़रूरत है, यानी ऐसी दवाई चाहिए जिसमें तेज़ाबियत भी कम हो और फ्लैट ना लेटें। तकिए का जो हाइट है उसको थोड़ा सा मतलब ऊंचा रखें, हाइट पे रखें, तो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और यहाँ पे जो बात हो रही है रमज़ान डाइट के हवाले से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। हम बात कर रहे हैं रमज़ान डाइट के हवाले से। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं आप जो ले सकते हैं इफ्तारी में, सहरी में, जिससे आप एनर्जेटिक रह सकते हैं? जी, अच्छा देखें, अमूमन लोगों की कोशिश ऐसी होती है ख़ास तौर पे सहरी के टाइम पे कि इस तरह खा लिया जाए कि कम से कम 12-1-2 बजे तक बिल्कुल एहसास ना हो। बिल्कुल। अच्छा, एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप थ्रू आउट जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। बहरहाल एक थोड़ा सा उसका जो, और ये कंसेप्ट भी है कि आपको भूख और प्यास का एहसास होना ज़रूरी है और ये चीज़ आ जाती है। लेकिन एक चीज़ है कि आप में कमज़ोरी लाहक नहीं होनी चाहिए। एक वक्ती भूख का लगना, प्यास का लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन बॉडी में कमज़ोरी लाहक होना वो एक अलग। सहरी ख़ास तौर पे जो है वो फ़ैट डाइट्स कम से कम करें। ये बात वाज़े रख लें कि सहरी के अंदर अगर आप फैटी डाइट यानी चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पराठों का इस्तेमाल होगा, और ख़ास तौर पे ये होता है अमूमन घरों में कि जी रात को जो भी आपने खाना बनाया है सहरी में अमूमन वही खाया जाता है पराठों के साथ। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी होता है। तो या तो आप उतना देर इंतज़ार करें, देखें ये नुकसानदेह भी नहीं है, लेकिन इतना कि आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इतना स्टमक को टाइम देना होगा ताकि वो इसको सही से डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब। एक चीज़ कोशिश करें कि फ्रूट्स का इस्तेमाल सहरी में भी किया जाए, मिल्क का इस्तेमाल करें, दही का बहुत ज़रूरी है। दही जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप में भारीपन महसूस नहीं होगा तबीयत में और एनर्जेटिक। ठीक है, अगर आप दही ऐसे इस तरह से नहीं खा सकते, आप उसको लिक्विड फॉर्म में बना के लाइक लस्सी बना के भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं एडलीना आइजिक। हमारी लाइन ड्रॉप हो चुकी है जी डॉक्टर साहब। ऑलराइट, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बेटे इम्तियाज अस्कर कराची से, रमजान मुबारक और बहुत अच्छा शो है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रहा था कि अफ्तार के टाइम तो मुझे मालूम बहुत सारी चीजें हम खा सकते हैं, मगर ये बताइएगा कौन सी ऐसी चीज है जिस जो सस्ती भी हो और कुव्वत मुदाफत भी बढ़ाए, विटामिन सी भी दे और हमें एनर्जेटिक भी रखे, क्योंकि हर आदमी जो है यूज कर सके आसानी से। कि महंगी चीजों में तो बहुत सी ताकतें होती है, मगर ऐसी चीज हो जो कम कीमत हो। बहुत शुक्रिया, अच्छा प्रोग्राम है, जीते रहिए। जी बहुत शुक्रिया शो पसंद करने के लिए। अच्छा देखिए इम्तियाज साहब, बात ये है कि जब हम कहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए है, हमें ग़िज़ाइयत अच्छी चाहिए, महंगी चीज़ फल और सब्ज़ियाँ और सस्ते फल और सब्ज़ियाँ तकरीबन अगर कहा जाए दोनों में ग़िज़ाइयत बराबर होती है। लेकिन ये इंसान के अपने ऊपर है कि कोई विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस का चुनाव कर लेते हैं, कोई विटामिन सी को लेने के लिए हरी मिर्च जो है, शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है, इसमें विटामिन सी बहुत होता है, ठीक है। उसके साथ साथ लेमन है, तो लेमन में यानी लीमू जो है उसमें भी विटामिन सी की मिकदार है। अगर वो आप जैसे पानी के अंदर जो है लीमू पानी जिसे आप कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी ऐसी सूरत में भी पहुंचता है। फिर जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं,
चाहे वो पालक हो गई, चाहे इवन अगर हम कहा जाए इसमें लौकी भी आ जाती है, तुरई भी आ जाएगी, इनमें भी विटामिन सी की मिकदार होती है। ठीक है, तो आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए जो कि कुदरती फॉर्म में हो। उसकी सबसे ज़्यादा मिकदार जो है वो आपको वेजिटेबल्स में मिल जाती है। अच्छा, अब फ्रूट्स की हम बात कर लेते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट आता है, जो भी, चाहे इस वक्त अगर सेब है, इस वक्त आ रहा है, खरबूजा अगर आ रहा है, और जो भी आप अगर अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत मल्टीपल जो है फ्रूट्स की आप जो है फ्रूट चाट बनाई जाए। कोई भी एक अब बनाना जो है, हमारी बदकिस्मती है कि रमज़ान के अंदर इसके रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि अनरीचेबल होता है, और ईद के दूसरे दिन से ये वापस उसी रेट में मिलना शुरू होता है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। बहरहाल कहने का मकसद ये, कोई भी एक फ्रूट भी अगर होता है, बहुत थोड़ी मिकदार भी, स्टमक याद रख लें उस वक्त एक टिश्यू की तरह होता है। इफ्तार के वक्त एक ऐसा ड्राई टिश्यू है कि जिसमें आपने ज़रा सा भी कुछ डाला और फ़ौरन जज्ब होगा। तो आपकी सेलेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद प्राइस वाइज अच्छा नहीं, लेकिन आपने देखें कि फैटी चीज़ से उसको, उस टिश्यू को ख़राब ना करें। आप कोशिश करें कि जितने विटामिन आप चाहते थे कि आपको एनर्जी आनी है, आपको मल्टीविटामिन का एक इफेक्ट मिलना चाहिए, आप ऐसी सूरत में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं शफाकत बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी ना पिछले दिनों ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। सही, आपको टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दें। अच्छा, मुझे ना वॉमिटिंग हो रही थी। मैंने डॉक्टर साहब से यही पूछना था कि मैं अब कोई चीज़ खाता हूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, वोमिटिंग आपको अभी एक कोई इवेंट हुआ है या रेगुलर बेसिस पे आप कह रहे हैं आपको वोमिटिंग हो रही है? नहीं सर, सिर्फ मुझे ना 3 डेज हुई हैं, लेकिन उसके बाद मैंने वो कंट्रोल हो गई है। तो अभी मैं कोई डाइट खाता हूँ तो ऐसे मैदे में बोझ रहता है और खाने में मतलब कोई चला नहीं जाता अच्छे से, जैसे बंदे के वक्त नहीं खोए हुए, तो इस तरह हो रहा है मेरे। पूरे दिन में कितनी वोमिट्स हो जाती हैं? सर, अभी तो नहीं हो रही, पहले हो रही थी। ठीक है, वो अब रुक गई हैं, लेकिन वो कोई कहता है ये वीकनेस की वजह से है और कोई कहता है ये आपको मतलब कि मैदे की प्रॉब्लम की वजह से। सही, ठीक है शफाकत साहब। देखें, एक बात जहन में रखें, अमूमन जब भी वोमिटिंग होती है, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक वो कि आपने कहीं पे आप गए और आपने बाहर का खाना खाया, या दावत ले लें या आप रेस्टोरेंट ले लें या होटल ले लें, आपने कोई एक ऐसी चीज़ खाई जिसमें बैक्टीरिया, चाहे वो या वायरस या बैक्टीरिया, वो आपको वाफ़िर मिकदार में स्टमक में चले गए और उसने इरिटेट किया और आपको वोमिट हो गई। ठीक, कॉमन एक ये वजह है। एक वजह ये है कि आपके मैदे में छिलन पैदा हो गई, सोजिश पैदा हो गई, बहुत हल्की सी झिल्ली। मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं मैदे के हवाले से प्रोग्राम करा था, उन लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर एक हल्का सा अगर गर्म कोई चीज़ लग जाए, चाहे वो तवे की शक्ल में हो या कोई गर्म चीज़, तो आपको बजाय खून भी नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इतना सेंसिटिव, इतना हसास हो जाता है, इतनी जलन होती है कि पानी भी जो है टच करने पे आपको तकलीफ़ हो रही होती है उसके। लेकिन एक दिन के बाद जब इसके ऊपर एक बारीक लेयर आ जाती है, ऊपर झिल्ली आ जाती है, फिर आपको सुकून मिल जाता है। स्टमक में भी ऐसे ही होता है कि जब लेयर हटती है, हल्की सी सोजिश आती है, तो मैदा फिर हाथ नहीं लगाना, जिसे कहते हैं ना, किसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो नहीं चाहता कि उस पर कोई भी चीज़ टच हो। और उसका एनवायरनमेंट वैसे भी ऐसा है कि जहाँ पे तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, तेज़ाब रिलीज़ होता है, तो वो जब तेज़ाब है मज़ीद उसको जलाता है, उसको ख़राब कर रहा होता है। ऐसी सूरत में अब आप वो नहीं चाहेगा कि कोई भी चीज़ अंदर जाए, तो जो भी आप खाएंगे वो वोमिट की शक्ल में बाहर निकाल देंगे। तो उसको हीलिंग का टाइम देना है, उसके लिए दवाई भी दी जाती है, और दही और खिचड़ी का इस्तेमाल और साबुदाना, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल कॉमनली किया जाए, लाइट ग़िज़ाओं का। जी, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं फैजान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर। ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी उम्र है तकरीबन 24 साल ना। ठीक है, जी कहिए। जी, और कुछ खाने नहीं होता, मैदे काफी खराब रहता है और दाने ज्यादा हैं चेहरे पे, मेरे काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी आवाज जी आप वापस रिपीट करेंगे प्लीज? दोबारा कहिएगा। मैदा खराब होता है मेरा और दाने काफी बड़े बड़े होते हैं, मेरे मुंह पे निकल आते हैं, मुंह पे खाने नहीं होता।
ठीक है। अच्छा, चेहरे पे आपने कहा कि दाने निकल आते हैं। बिल्कुल जी, चेहरे पे ही निकलते हैं डॉक्टर साहब, ठीक उनका है। मैदा खराब रहता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें, जैसे अभी फैज़ान साहब ने कहा, बहुत सारों को इस टाइप की कंप्लेन होती है लोगों को। बिल्कुल। बात यह है कि जब हमारा मैदा कहते हैं ख़राब हो गया, मुंह में छाले होते हैं, बहुत कॉमन है, मुंह में भी छाले हो जाते हैं, रेड होता है, बारीक बारीक से ऐसे निकलेंगे लोग, जो है ना कोई पानी भी कहते हैं वो लग रहा होता है, ज़रा सी कोई गर्म चीज़ नहीं खा सकते, मसाला नहीं खा सकते, कोई एक स्पेसिफिक बड़ा छाला नहीं होता, बारीक बारीक भी होते हैं। अच्छा, ये स्टमक की जब हम बात करते हैं, यानी मैदे की ख़राबी की बात कर रहे होते हैं, जब मैदा ख़राब से क्या मुराद होती है? मैदे ख़राबी से मुराद ये होती है कि आपकी जो आंतें हैं वो सही तरीके से जज़्ब नहीं कर रही हैं, मैदा जो है वो अच्छी तरीके से बारीक फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे नहीं भेज पा रहा है, पूरा निज़ाम जो है वो आपका डिस्टर्ब हुआ है। तो ऐसी सूरत में फॉलिक एसिड, विटामिन सी और जो दूसरे विटामिन्स हैं वो अच्छी तरीके से जज़्ब नहीं हो रहे। जब वो जज़्ब नहीं होंगे तो फिर आपको उन जो इंडिविजुअल विटामिन्स हैं, चाहे विटामिन सी हो, B1 हो, B2 हो, B6 हो, उनकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से जो जो बीमारियां लाक होती हैं वो होने लग जाती हैं। तो चाहे वो स्किन का प्रॉब्लम हो गया, या मुंह के हवाले से हो गया, या आंखों की कमज़ोरी, यानी जो विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो चीज़ डेफिशिएंसी आएगी। तो मैदे का सही होना ज़रूरी है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारा शो इख्तिताम पर है, आप जाते थे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रमज़ान में खाएँ, बहुत अच्छे से खाएँ, हर चीज़ का वो कहते हैं जो अल्लाह की नेमत है उसको मज़ा लें, उसको एंजॉय करें, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। पहली बात। दूसरा ही कि हमारे प्रोग्राम में जैसे हमने डिसाइड किया, इंशाल्लाह कल हम चेस्ट के हवाले से बात करेंगे, इसमें दमा भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, खुश खांसी है, बलगमी खांसी है, या और लोगों को साइनस का कोई इशू है, इंशाल्लाह हम इस पर भी चाहेंगे कि डिटेल में बात हो। कॉलर्स ये बात जहन में रखें कि बाज़ औक़ात नंबर नहीं मिल रहा होता है, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे कॉल्स कर रहे होते हैं, तो इसमें माइंड नहीं कीजिएगा, परेशान नहीं होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी कॉल्स रिसीव ज़रूर करूं प्रोग्राम के बाद। बहुत शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, रमज़ान का महीना है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा खाइए सब कुछ, लेकिन लिमिट में खाइए, अपने आप को नुकसान ना पहुँचाइए, और टाइम मैनेजमेंट आप लोग ही कर सकते हैं, कोई और आप लोग के लिए टाइम मैनेज नहीं करेगा। तो बहुत अच्छे से रमज़ान गुजारिए, खुश रहिए, और हमारी टीम के लिए बिल्कुल दुआओं में हमें याद रखिए। आपसे होगी फिर कल मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।